इतिहास में दोस्तों अभी हम लोग देखने वाले हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता यानी वैदिक सिविलाइजेशन, जिसको आर्यों ने स्थापित किया था। वैदिक सभ्यता का जो समय काल है वो है 1500 ईसा पूर्व। आप लोग देखिए 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के समय काल को वैदिक सभ्यता का समय काल कहते हैं। वैदिक सभ्यता को यानी वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है। एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो समय है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, जबकि उत्तर वैदिक काल का जो समय काल है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक की है। इसके बाद सवाल यह है कि वैदिक सभ्यता का स्थापना किसने किया? तो आर्यों ने वैदिक सभ्यता का स्थापना किया। आर्यों ने वैदिक सभ्यता का स्थापना किया। आप लोग देख सकते हैं वैदिक सभ्यता आर्यों के द्वारा स्थापित की गई सभ्यता थी। अब सवाल यह है दोस्तों कि आर्य आखिर कहाँ से आए थे? तो आर्य आए थे मध्य एशिया से। मैक्स मूलर के अनुसार, मैक्स मूलर एक अंग्रेज विद्वान थे, इनके अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए थे। अब इसके बाद दोस्तों सवाल है कि मध्य एशिया से आकर वो बसे कहाँ थे? तो वो वर्तमान जो पंजाब है, भारत पाकिस्तान दोनों में पंजाब है, तो पंजाब और अफगानिस्तान में आकर के वो बसे थे। इसके बाद दोस्तों सवाल ये है कि आर्यों ने जो सभ्यता विकसित की, यानी जिसको वैदिक सभ्यता कहते हैं, ये शहरी सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता? तो ये थी ग्रामीण सभ्यता। इसके अलावा दोस्तों एक बात और, वैदिक सभ्यता के पहले हमने सिंधु सभ्यता पढ़ा था। सिंधु सभ्यता क्या था? सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता था, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। आगे हम बात करते हैं कि आर्यों की भाषा क्या थी। तो आर्यों का जो भाषा था वो थी संस्कृत। इसके बाद है प्रशासनिक इकाई। प्रशासनिक इकाई को जरा हम लोग देखते हैं कि प्रशासनिक इकाई किस तरीके से था। तो सबसे नीचे था कुल। गाँव में देखिए कुल के ऊपर होता है ग्राम, ठीक है, ग्राम से नीचे कुल है और ग्राम से ऊपर है विश्व, विश्व से ऊपर है जन और जन से ऊपर है राष्ट्र। जैसे आज भी कैसे होता है, गांव है, थाना है, इसके बाद जिला है, कमिश्नरी है, राज्य है, देश है, इस तरीके से। तो उस समय भी ऐसा था। एक बार फिर से कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। अब देखिए जो ग्राम थे वहाँ के प्रधान ग्रामिणी, ग्राम से ग्रामिणी आसान है। विश्व का प्रधान विश्व से विश्वपति और जन के शासक कौन थे? जन से राजन। चलिए आगे कुछ और चीज़ों को हम लोग देखते हैं, अच्छा से और चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए इसके बाद दोस्तों हम लोग ये देखते हैं कि जो राज्य अधिकारी थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन थे? यानी राजा के अंतर्गत जो राज दरबार में जो अधिकारी थे उसमें सबसे प्रमुख कौन थे? तो पुरोहित और सेनानी। पुरोहित और सेनानी। देखिए पुरोहित को थोड़ा समझिए। पुरोहित पूजा पाठ वगैरह भी करवाते थे, यज्ञ करवाने में भी उनकी भूमिका होती थी, साथ ही साथ राजा को वो तरह तरह के सलाह वगैरह भी देते थे। चलिए कुछ एग्जाम्पल है वशिष्ठ और विश्वामित्र का। वशिष्ठ और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विश्वामित्र और यहाँ पर है वशिष्ठ। ये लोग पुरोहित थे और ये लोग रूढ़िवादी और उदार पुरोहित थे। देखिए उदार का मतलब है ये लोग थोड़ा सीधा साधा टाइप का पुरोहित थे, जबकि बहुत सारे जो पुरोहित थे वो आक्रामक किस्म के भी रहे होंगे। और ये लोग रूढ़िवादी थे, यानी जो प्राचीन परंपराओं को मानने वाले। चलिए आगे बात का हम लोग करते हैं, कुछ और अधिकारियों को देखते हैं। अधिकारी यानी ऑफिसर। जैसे आज के समय से अगर बात किया जाए तो कलेक्टर, BDO, CO, DSP, SP। तो वैदिक काल में भी तो अधिकारी रहे होंगे ना, तो उनका नाम देखिए सूत, रथकार, कमादी। इनको कंबाइंड रूप से कहा जाता था रत्नी, ठीक है। सूत, रथकार, कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे और इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। यानी कि अगर सूत, रथकार, कमादी और इसी में राजा भी शामिल हो जाए तो टोटल ये लोग 12 होते थे और इनको रत्नी कहा जाता था। इसके बाद हम लोग देखते हैं पूरब। दुर्गपति को पूरब कहा जाता था। दुर्ग यानी पूरा जो बड़ा बड़ा किला होता था उसका जिम्मेदारी जिस अधिकारी को था उनको पूरब कहा जाता था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जामिनेशन में आता ही आता है, ये सब अच्छे से याद कीजिएगा। अस्पस, ये आधा सौ है तो अस्पस, जैसे कि स्कूल, तो आपको बताइए अस्पस। जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर, कि जनता में कोई ऐसा तो जनता नहीं है कि जो मतलब गैर कानूनी गतिविधि कर रहा है, तो उस समय भी होते थे, तो अस्पस। वाजपति कौन थे? तो ये गोचर भूमि के अधिकारी को वाजपति कहा जाता है। उग्र, अपराधियों को पकड़ने का काम करते थे उग्र। थोड़ा सा यहाँ देखते हैं,
यहाँ थोड़ा सा समझना है। ये दिशा है, अलग अलग दिशा, ये उत्तर वैदिक शब्द है और राजा का नाम। देखिए दोस्तों, एक बात को आप लोग समझिए, जो वैदिक काल में हमने देखा ऋग्वैदिक काल और बाद में उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में अस्थायी तौर पर राजा नहीं होते थे, शुरुआत में कबीले होते थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में राजा का मतलब जो अस्थाई मतलब रूप से राजा महाराजा होने लगे, यानी कि जो अभी राज्य का जो विचार है अस्थाई रूप से, वो उत्तर वैदिक समय से ही है। जबकि ऋग्वैदिक काल में कबीले होते थे, कबीला का राजा होता था, लेकिन वो अस्थाई नहीं रहते थे, यहाँ से वहाँ वो घूमते रहते थे। चलिए दोस्तों, यहाँ देखते हैं पूर्व दिशा को उस समय क्या कहा जाता था वैदिक काल में, प्राची। और पूर्व दिशा में अगर कोई राजा को क्या कहा जाता था, सम्राट। पश्चिम दिशा को क्या कहा जाता था उत्तर वैदिक काल में, प्रतीची, और राजा को स्वराष्ट्र। अब उत्तर दिशा की बात करते हैं दोस्तों। उत्तर दिशा को उदीची कहा जाता था और सम्राट को विराट कहा जाता था। मध्य दिशा का नाम शायद मध्य था और दक्षिण का भी मध्य था, जबकि मध्य में राजा को राजा और दक्षिण में भोज कहा जाता था। चलिए, ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है, यानी कि जुडिशियरी का उल्लेख नहीं है, न्यायाधीश वगैरह का। राजा ही सब कुछ होते थे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे अब कुछ चीज़ों को समझते हैं। सभा और समिति। सभा और समिति क्या था? राजा को सलाह देने वाली ये संस्था थी। सभा क्या था? तो सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी, यानी कि जो हाई क्लास लोग हैं, एलीट क्लास लोग हैं, व्यापारी क्लास या राजा के नज़दीकी, उनकी संस्था थी। जबकि समिति आम लोगों, सामान्य लोगों की संस्था थी। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था और स्त्रियों की जहाँ तक बात है तो स्त्रियाँ सभा और समिति दोनों में भाग ले सकती थी। आगे दोस्तों बात करते हैं कबीला। देखिए, ऋग्वैदिक काल में कबीला ही होते थे, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में जीवन में अस्थायित्व नहीं था, यानी एक जगह लोग अस्थायी रूप से निवास नहीं करते थे। 2 महीना यहाँ तो 2 महीना वहाँ, 2 महीना पंजाब तो 2 महीना राजस्थान, 2 महीना पहाड़ी क्षेत्र में, तो इस तरीके से लोग घुमक्कर ज़िंदगी जीते थे और इसीलिए राज्य नहीं था। राज्य का विचार कब आया? उत्तर वैदिक काल में, जब जीवन में अस्थायित्व आया। चलिए चीज़ों को थोड़ा आगे समझते हैं। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था। गविष्टि का मतलब हुआ युद्ध और इसका मतलब हुआ गविष्टि का मतलब गायों का खोज। आगे है दोस्तों दशराग्य युद्ध। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दशराग्य युद्ध का वर्णन कहाँ है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में। और यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो सुदास और 10 जनों के बीच। सुदास और 10 जनों के बीच। किस नदी के किनारे हुआ? तो पुरुषनी यानी रावी नदी, या रावी नदी को पुरुषनी भी कहा जाता था। और दशराग्य युद्ध में विजय किसका हुआ? तो सुदास का। चलिए दोस्तों, अब आगे हम कुछ चीज़ों को अच्छे से और समझने का प्रयास करते हैं। ऋग्वैदिक समाज को देखते हैं। ऋग्वैदिक समाज कितने वर्णों में विभाजित था? तो ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये जो समाज का विभाजन था, इसका वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो इसका वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में है और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। चतुर्वर्ण यानी 4 वर्णों में जो समाज का विभाजन है उसका क्या कहा गया है, यहाँ पर उसको देखते हैं। ब्राह्मण के बारे में कहा गया है कि ब्राह्मण जो है परम पुरुष के मुख से उत्पन्न हुए हैं। जहाँ तक क्षत्रियों की बात है तो क्षत्रिय परम पुरुष के भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं। वैश्य उनकी जंघाओं से, परम पुरुष के जंघाओं से, जबकि शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। चलिए कुछ यहाँ चीज़ों को देख लेते हैं। अगर उपनिषदों की संख्या पूछा जाए कितने हैं तो आंसर होगा 108। महापुराणों की संख्या 18, वेदांगों की संख्या है 6। चलिए दोस्तों, अब आगे हम लोग कुछ और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, आर्यों का समाज कैसा था? तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं आर्यों का समाज पितृ प्रधान था, जबकि जो पिछला वीडियो मेरा था लूसेंट हिस्ट्री पे, सिंधु घाटी सभ्यता में हमने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसा था, वो मातृ प्रधान था। समाज का सबसे छोटा इकाई को परिवार या कुल कहा जाता था, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप भी कहा जाता है। देखिए, आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान। समाज का सबसे छोटा इकाई को क्या कहते थे? परिवार या कुल। अभी भी समाज का सबसे छोटा इकाई परिवार ही होता है और अभी भी परिवार का मुखिया कौन होता है? पिता होता है। और जिसे कुलप, कुल से कुलप, वही पिता को ही कहा जाता था। सामान्यतः पिता ही होते थे जिनको कुलप कहा जाता था। अगला, यज्ञ कार्य बहुत होते थे, काफ़ी यज्ञ होते थे। तो सवाल यही है कि क्या स्त्रियाँ यज्ञ में भाग लेती थी? तो जी हाँ, स्त्रियाँ पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी, ध्यान देना है। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा नहीं था। गौर करेंगे आप लोग इन चीज़ों को, बाल विवाह और पर्दा प्रथा था कि नहीं? तो नहीं था। अगला, विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी, इसको भी आप लोग ध्यान देंगे। इसके बाद कुछ और चीज़ों को दोस्तों हम लोग समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और वो है स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। और ऋग्वेद में कुछ स्त्रियों का नाम है जैसे कि लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपला और विश्वास। ये विदुषी स्त्रियां थी। विदुषी यानी विद्वान, विद्वान पुरुष के लिए, और विदुषी महिला के लिए प्रयोग में आता है। तो स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। अभी हमने देखा कि वो यज्ञ कार्य में भी भाग ले सकती थी अपने पति के साथ। और कुछ विदुषी महिलाओं का नाम है लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपला, विश्वास आदि। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। एक याज्ञवल्क्य एक पुरुष का नाम है और गार्गी महिला का। ये विदुषी थे और ये विद्वान थे। इन दोनों के बीच वाद विवाद भी हुआ था यज्ञ वगैरह को लेकर के। चलिए, अमाजु किसे कहा जाता था? तो जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। इसके बाद है आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था सोमरस। और सोमरस बनता कैसे था? तो वनस्पति से, यानी पेड़ पौधों से।